क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी ज़िंदगी टूटे हुए धागों की एक लड़ी है? जैसे आप चीज़ों को फिर से जोड़ने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, आपकी खुशी का ताना-बाना बस टूटता ही जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी पछतावे का एक भारी पत्थर ढोते हुए बिता देते हैं। उन गलतियों का पछतावा जो हमने की, उन मौक़ों का जो हमने गँवा दिए, या खुद के उस परफेक्ट रूप का जो हम बन नहीं पाए। हम उस दिन का इंतज़ार करते रहते हैं, जब हम आखिरकार ठीक हो जाएंगे और तभी खुद को खुश होने की इजाज़त देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके ज़ख्म आपकी हार नहीं है? क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी नाकामियाँ असल में वे सुनहरे धागे हों जो आपकी ज़िंदगी की बेहतरीन कलाकृति में बुने जाने का इंतज़ार कर रहे हैं? आज हम प्राचीन राजगीर की यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम कवि से मिलेंगे, एक माहिर बुनकर जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। बुद्ध से हुई अपनी मुलाकात के जरिए उसने एक टूटी हुई जिंदगी को कला के एक बेहतरीन नमूने में बदलने के 3 शक्तिशाली राज खोज निकाले। अगर आप भी खुद को भटका हुआ, बोझिल या अधूरा महसूस कर रहे हैं, तो ये कहानी आपके लिए ही है। टूटे धागों का बुनकर, पूर्णता से परे एक यात्रा। सुबह की धुंधगित शिखर वल्चर पीक की चोटियों से लिपटी हुई थी और बुद्ध की शांत आकृति के चारों ओर एक चांदी के कफन की तरह घूम रही थी। नीचे राजगीर के हलचल भरे शहर में दुनिया जाग रही थी। व्यापारियों की पुकारों, खड़खड़ाती गाड़ियों और ज्यादा पाने की बेताब दौड़ का एक शोरगुल भरा संगम। जागने वालों में एक भी था, एक ऐसा आदमी जिसकी आत्मा उतनी ही जर्जर महसूस होती थी जितने कि वे पुराने कपड़े जिन्हें वो अपनी रोजी रोटी के लिए मरम्मत करके ठीक करता था। कवि एक माहिर बुनकर था, या कम से कम कभी हुआ करता था। एक आग ने जब उसकी कार्यशाला को जलाकर राख कर दिया और उसके हाथों में आए कंपन ने उसकी बुनाई की बारीकी छीन ली, तो वो कड़वाहट के एक गहरे कुएं में जा गिरा। वो अपने दिन फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत में बिताता और रातें इस बोझ के तले दबे भारी दिल के साथ गुजारता कि पहले सब कैसा हुआ करता था। कवि के लिए जिंदगी एक क्रूर मजाक थी। वो कमल के फूल की पूर्णता को देखता तो उसे केवल अपनी ही कुरूपता महसूस होती। वो भिक्षुओं के शांत भाव को देखता तो उसे केवल अपना ही क्रोध महसूस होता। एक दिन एक ऐसी बेताबी की हल्की सी लौ से प्रेरित होकर, जिसे वो कोई नाम नहीं दे सकता था, कवि उस घुमावदार रास्ते पर चढ़ गया जो उसे जागृत पुरुष बुद्ध तक ले जाता था। भारी पत्थर का बोझ। जब कवि आखिरकार बुद्ध के सामने खड़ा हुआ, तो उसने उन्हें प्रणाम नहीं किया। वो झुके हुए कंधों के साथ खड़ा रहा। नींद की कमी के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थीं। गुरुवर, कवि ने कहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं एक टूटा हुआ इंसान हूँ। मैंने अपनी कला, अपना धन और अपनी मन की शांति सब कुछ खो दिया है। मेरा मन पछतावों का एक तूफान बन चुका है। मुझे बताइए, कोई इंसान रोशनी कैसे पा सकता है जब वो अपनी ही असफलताओं के पहाड़ के नीचे दबा हुआ हो? बुद्ध ने कवि की ओर उन आंखों से देखा जिनमें किसी गहरी झील की सी स्थिरता समाई हुई थी। उन्होंने कोई कोरी सांत्वना नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने रास्ते के पास पड़े एक बड़े उबड़ खाबड़ पत्थर की ओर इशारा किया। कवि, उस पत्थर को उठाओ और जब हम चलें तो उसे अपने साथ ढोकर ले चलो, बुद्ध ने शांत भाव से कहा। हैरान होते हुए भी कवि ने उनकी आज्ञा का पालन किया। शुरू में वह पत्थर उठाने लायक ही लगा, लेकिन जैसे जैसे वे पहाड़ी की कगार पर आगे बढ़ते गए, सूरज की तेज धूप उन्हें झुलसाने लगी। पत्थर के ऊबड़ खाबड़ किनारे कवि की हथेलियों में चुभने लगे। उसकी मांसपेशियां दर्द से चीखने लगीं। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। 1 घंटे बाद कवि से वो बोझ और नहीं सहा गया। उसने पत्थर को जोरदार धड़ाम के साथ नीचे गिरा दिया। गुरुवर, मैं अब और नहीं चल सकता। ये पत्थर मुझसे उठाया नहीं जा रहा। बुद्ध रुके और पीछे मुड़े। मुझे बताओ कवि, क्या ये पत्थर भारी है? बेशक ये भारी है, कवि चिल्लाया और अपने माथे से पसीना पोंछा। पत्थर तभी भारी है, बुद्ध ने धीरे से कहा, जब तक तुम उसे उठाना चाहते हो। जब तुम उसे जाने देते हो तो वजन कहाँ जाता है? कवि स्तब्ध रह गया। इस बात की सादगी ने उसे एक जोरदार झटके की तरह मारा। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी खोई हुई वर्कशॉप का पत्थर और अपने कांपते हाथों को सालों से ढो रहा था, आग बुझने के बहुत बाद तक। गंदे पानी का सबक। लेकिन गुरुवर, कवि ने विनती की, भले ही मैं अतीत को भुला दूं, मेरा मन फिर भी उलझा हुआ है। यह भविष्य के डर से भरा है। मुझे स्पष्टता कैसे मिल सकती है? बुद्ध कवि को सड़क के किनारे बने एक छोटे उथले तालाब के पास ले गए। कुछ ही देर पहले एक जंगली भैंसा उसे पार करके गया था, जिससे तालाब की तलहटी का कीचड़ ऊपर आ गया था और पानी गाढ़ा व भूरा हो गया था। पानी में देखो कवि, मुझे बताओ तुम्हें क्या दिखाई देता है?
मुझे कीचड़ के सिवा कुछ नहीं दिखता गुरुवर। ये बहुत गंदा और धुंधला है। इंतजार करो, बुद्ध ने कहा। वे चुपचाप बैठ गए। 5 मिनट बीत गए, फिर 10। धीरे धीरे भारी गाद नीचे बैठने लगी। कचरा बहकर किनारों पर चला गया। पानी का रंग हल्का पड़ने लगा, फिर वो पारदर्शी हो गया और अंत में पानी की सतह पर सूरज की सुनहरी परछाई साफ साफ चमकने लगी। बिल्कुल तलहटी में छोटे छोटे कंकड़ भी दिखाई देने लगे। तुम्हारा मन भी इसी तालाब जैसा है, बुद्ध ने समझाया। जब तुम परेशान होते हो तो तुम पानी में हाथ पैर मारकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हो, लेकिन ऐसा करने से कीचड़ और भी ज्यादा ऊपर आ जाता है। साफ साफ देखने के लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस शांत रहने की जरूरत है। अपनी चिंताओं के कीचड़ को अपने आप नीचे बैठने दो। टूटे हुए बुनकर का रहस्य। कभी शहर लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा इंसान नहीं था। उसने तालाब की शांति का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब भी उसे अपनी बर्बाद हो चुकी वर्कशॉप की याद आती तो वो उसे गुजरते हुए बादल की तरह स्वीकार कर लेता, लेकिन उसने उस पत्थर को उठाने से मना कर दिया। फिर भी उसके हाथ अब भी कांपते थे। उसे अब भी उन बारीक डिजाइनों को बुनने में मुश्किल होती थी जिन्होंने कभी उसे मशहूर बनाया था। एक दोपहर रेशमी चोगा ठीक करने की कोशिश करते हुए उसकी सुई फिसल गई, जिससे कपड़े में एक साफ दिखाई देने वाला टेढ़ा मेढ़ा छेद हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया। वो उस रेशम को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था, लेकिन तभी उसे बुद्ध की मुस्कान याद आ गई। गलती छिपाने या कपड़े को फेंक देने के बजाय कवि ने एक चमकीला दमकता हुआ सुनहरा धागा लिया, जो उसके अच्छे दिनों की निशानी था। उसने मरम्मत को छिपाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने उस छेद में सोने का धागा बुन दिया और उस दाग को एक खूबसूरत धूप से नहाई हुई बेल में बदल दिया, जो रेशम पर लहराती हुई आगे बढ़ रही थी। जब चोगे की मालकिन वापस आई तो वो हैरान रह गई। ये तो असली से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये कमी ही इस कपड़े का सबसे शानदार हिस्सा बन गई है। कवि को एक गहरा सच समझ आया। जिंदगी हमसे ये नहीं चाहती कि हम कभी टूटे ही नहीं। वो तो बस ये चाहती है कि हम पूरे हों। लो और 1000 मोमबत्तियां। कवि की सुनहरी मरम्मत की बात राजगीर में फैल गई। वो सिर्फ कपड़े ही नहीं सुधार रहा था, वो लोगों की आत्माओं को भी सुधार रहा था। लोग अपनी अपनी कहानियां लेकर उसके पास आते और वो उन्हें सुनता और उन्हें सिखाता कि वे अपने जख्मों में सोना कैसे पिरोएं। आखिरकार वह अपना आभार व्यक्त करने बुद्ध के पास लौटा। उसने देखा कि गुरु सैकड़ों भिक्षुओं के बीच बैठे हैं। गुरुवर, कवि ने कहा। इस बार उसने बहुत झुककर प्रणाम किया। मैंने ये सीखा है कि मेरा टूटापन कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। लेकिन मुझे दुनिया में बहुत दुख तकलीफें दिखाई देती हैं। भला एक अकेले इंसान की छोटी सी रोशनी से क्या फर्क पड़ सकता है? बुद्ध ने एक भिक्षु से एक जलती हुई मोमबत्ती लाने को कहा। कवि, अगर 1000 लोग अपनी बुझी हुई मोमबत्तियां लेकर आएं और उन्हें इस एक लौ से जला लें, तो क्या पहली मोमबत्ती की रोशनी कम हो जाती है? नहीं गुरुवर, कमरा तो और भी ज्यादा रोशन हो जाता है। खुशी और ज्ञान भी ठीक ऐसे ही हैं, बुद्ध ने कहा। उन्हें दूसरों के साथ बांटने से वे कभी कम नहीं होते। तुम्हें लगता था कि तुम एक टूटे हुए बुनकर हो, लेकिन तुम तो अब एक रोशनी बन गए हो। दुनिया के अंधेरे की चिंता मत करो। बस अपनी मोमबत्ती जलाए रखो और दूसरों को भी अपनी लौ ढूंढने में मदद करो। बदलाव। बुद्ध की शिक्षा के 5 स्तंभ। कवि की यात्रा को अपने जीवन में उतारने के लिए इन 5 बातों को याद रखें, जिन्होंने एक टूटे हुए इंसान को आत्मा को बुनने का माहिर बना दिया। छोड़ देने का नियम। अतीत में आपको दुख पहुंचाने की शक्ति तभी तक है जब तक आप उसे अपने साथ ढोते रहते हैं। आज ही अपने पत्थर को पहचानें। क्या ये कोई पुरानी रंजिश है, कोई असफलता या कोई खोया हुआ अवसर? इसे छोड़ दें। प्रतिक्रिया ना करने की शक्ति। जब आपका मन तनाव के कारण कीचड़ जैसा हो जाए तो जबरदस्ती कोई हल खोजने की कोशिश ना करें। बस बैठें, सांस लें, मन की तलछट को शांत होने दें। स्पष्टता एक स्वाभाविक अवस्था है जो मौन में ही उभरती है। वाबी साबी, अपूर्णता में भी सुंदरता। आपके जख्म, आपकी गलतियां और आपके कांपते हाथ कोई ऐसी कमियां नहीं हैं जिन्हें छिपाया जाए। वे तो आपकी कहानी के अनोखे ताने बाने हैं। इनमें ही अपना सोना बुने। वर्तमान क्षण ही एकमात्र करघा है। कवि न तो बीते हुए कल का कपड़ा बुन सकता था और न ही आने वाले कल का। वो तो बस अपने हाथों में मौजूद कपड़े में ही सुई पिरो सकता था। करुणा की शक्ति जो सब कुछ बढ़ा देती है। जब आप किसी और का बोझ उठाने में मदद करते हैं तो आपका अपना बोझ भी हल्का लगने लगता है। जो ज्ञान दूसरों के साथ बांटा जाता है, वह दुगुना हो जाता है। अंतिम विचार।
जब कभी आखिरी बार पहाड़ से नीचे उतर रहा था तो सूरज डूब रहा था और उसने पूरे आसमान को बैंगनी और सुनहरे रंगों से रंग दिया था। उसने अपने हाथों की ओर देखा। वे अब भी थोड़े बहुत कांप रहे थे, लेकिन अब उसे उनसे कोई नफरत नहीं थी। ये वही हाथ थे जिन्होंने तबाही के बीच से भी सुंदरता को बुनना सीख लिया था। उसे ये एहसास हुआ कि बुद्ध ने उसे कोई नया जीवन नहीं दिया था, उन्होंने तो बस उसे वे आंखें दी थीं जिनसे वो उस जीवन को देख सके जो उसके पास पहले से ही मौजूद था। आप कोई तैयार उत्पाद नहीं हैं, आप तो अभी भी एक बन रही उत्कृष्ट कृति हैं। जिस आग ने आपकी कार्यशाला को जलाकर राख कर दिया था, उसने आपकी प्रतिभा को नष्ट नहीं किया, उसने तो बस उस सामग्री को बदल दिया है जिसके साथ आप काम करते हैं। जीवन जीना शुरू करने के लिए पूर्णता का इंतजार करना छोड़ दें। अपनी सुई उठाएं, अपना सुनहरा धागा ढूंढें और बुनाई शुरू कर दें। ये दुनिया ऐसे लोगों की तलाश में नहीं है जो कभी गिरे ही ना हों। ये तो उन लोगों की तलाश में है जिन्होंने अपने जख्मों को ही एक कला का रूप दे दिया हो। शांति हमारे भीतर ही होती है, उसे बाहर कहीं और ना ढूंढें। गौतम बुद्ध कवि को अपने पुराने हाथ वापस नहीं मिले, उसे अपनी पुरानी वर्कशॉप भी वापस नहीं मिली। उसे जो मिला वह कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, अतीत से लड़ना छोड़कर वर्तमान को बुनने का ज्ञान। कवि ने आज जो 3 सबक सीखे उन्हें याद रखें। पत्थर को छोड़ दें। आपका अतीत आपको तभी बोझिल बनाता है जब आप उसे ढोना चुनते हैं। तालाब की तरह बने। जब जिंदगी में उथल पुथल मचे तो पानी को और ना हिलाएं। शांति से बैठें और स्पष्टता को वापस आने दें। सुनहरा धागा आपकी कमियां छिपाने की चीजें नहीं हैं, वे जगहें हैं जहां से आपकी रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है। बुद्ध ने सिखाया है कि शांति भीतर से आती है, उसे बाहर न ढूंढें। आपकी शांति इस बात का इंतजार नहीं कर रही कि आपकी जिंदगी एकदम सही हो जाए, वो तो बस इस बात का इंतजार कर रही है कि आप अपने सुंदर अपूर्ण स्वरूप को ठीक वैसे ही स्वीकार कर लें जैसे आप अभी हैं। आगे बढ़ने से पहले आज अपनी जिंदगी पर एक नज़र डालें। पछतावे का वो कौन सा एक पत्थर है जिसे आप छोड़ने के लिए तैयार हैं? वो कौन सा एक जख्म है जिसे आप सोने के धागे से बुनना शुरू कर सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। आइए मिलकर उपचार की एक बातचीत शुरू करें। अगर इस कहानी ने आपके दिन में थोड़ी और रोशनी बिखेरी हो तो लाइक बटन दबाएं और माइंडफुलनेस सचेतनता की हमारी इस यात्रा में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो आज थोड़ा टूटा हुआ महसूस कर रहा हो। याद रखें, एक अकेली मोमबत्ती अपनी लो खोए बिना हजारों और मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है। अगली बार तक के लिए अपना सोना बुनते रहें, शांत रहें, वर्तमान में जिएं, स्वयं बने।